लोकतंत्र की जननी धरती बिहार में आज की रात कितनी भारी पड़ेगी और आज की रात कितनी बड़ी रात है, इसका अंदाजा अभी बहुत सारे लोगों को नहीं है। लेकिन बिहार वासियों को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ये रात सामान्य रात नहीं है। 13 नवंबर की रात पूरा बिहार जाग रहा होगा, क्योंकि 14 नवंबर का सवेरा जब होगा, सुबह जब सूरज की रोशनी निकलना शुरू होगी, तो बिहार के लिए नए तकदीर का नया सवेरा होने वाला होगा। जनता के मत से राजा चुना जाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान की व्यवस्था ने रोटी पलटने के लिए जो वक्त मुकर्रर किया है, उसे बिहार वासियों का इंतजार है कि उनके मत का क्या नतीजा निकलेगा। सूरज की रोशनी जैसे जैसे तेज होती जाएगी, बैलेट पेपर के बाद ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू हो चुकी होगी और शाम तक इस बात के नतीजे सार्वजनिक हो चुके होंगे कि बिहार में रोटी पलटी गई या नहीं। इसलिए ये रात महत्वपूर्ण रात है। इस रात में बिहार के लोग चौकन्ने होंगे। बिहार का नागरिक इस बात को लेकर सजग है कि उनकी रात के अंधेरे में उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो जाए। उनके लोकतंत्र का सबसे बड़ा हक, वोट का अधिकार, उसकी डकैती न हो जाए। पुराने जमाने में हम लोग जब गांव किस्सों की बात करते हैं, तो अंधियारी रात जब होती थी अमावस्या की, तो उन दिनों में रात को जानवर चुराने वाले चोर आया करते थे। गांव वाले घंटी बांधा करते थे कि गले में बजती रहेगी, अंदर मालिक सोता रहेगा और बाहर उनका जानवर गर्दन हिलाते और सुरक्षित रहेगा। चोर जैसे ही आते थे, गले की घंटी निकालकर एक चोर पूरब भागता था तो बाकी चोर भैंस लेकर पश्चिम भागते थे। अगर गांव वालों की नींद खुली, मालिक की नींद खुली, तो वो किधर भागेगा? जिधर से घंटी की आवाज आती है। और आखिर में वो घंटी फेंक कर चोर भाग जाते थे, क्योंकि भैंस चुरा कर दूसरी तरफ से कोई निकल गया। लोकतंत्र की घंटी बिहार के गले में बंधी हुई है और अंधेरे में कुछ लोग उसे लूटने के लिए आमादा हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि ये इसकी कोशिश 2020 में इसी बिहार ने देखी है। 2020 में हुआ ये था कि मतगणना के बीच में इतने तरह का क्योस मच गया कि कहीं जीते हुए लोग हारे हुए घोषित कर दिए गए, कहीं सर्टिफिकेट लेने गए तो पता चला आप हार चुके हैं, कहीं मतगणना का पूरा काम इतना धीमे कर दिया गया कि 2-3-4 घंटे तक तो पता ही नहीं चला कि मतगणना हो भी रही है या नहीं हो रही है। कई जगह पर रात हो गई लेकिन कैंडिडेट जीता या हारा इसकी घोषणा नहीं हुई। पूरी रात तक ये काम चलता रहा। बिहार के लोग सड़क पर तब भी उतरे थे, बिहार के लोग तब भी बोले थे, बिहार में महागठबंधन तब भी मीडिया के सामने आकर कह रहा था कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है। मात्र 12,000 वोटों से कोई कुर्सी पर फिर से बैठ गया था और 12,000 वोट कम पा करके कई जीते हुए लोगों को हारा हुआ सर्टिफिकेट देख करके बिहार का फैसला 2020 में लिख दिया गया था। इसीलिए कह रहा हूं, ये रात सामान्य रात नहीं है। बिहार की तकदीर के लिए, बिहार के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए ये रात फैसले की रात है। उन तमाम साजिशों वाली सत्ता के लोगों ने अपनी कुर्सी को महफूज रखने के लिए इसी तरह की कोशिशें इस बार ज्यादा की हैं। बाहर से अधिकारी बुलाए गए, बाहर से पुलिस डिप्लॉयड किया गया, बाहर से कर्मचारी बुलाए गए और भाजपा शासित राज्यों से ज्यादा बुलाए गए। बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, जिन्हें दिल्ली से लेकर पटना तक बड़े बड़े लोग निर्देशित कर रहे हैं कि देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ हमारे पक्ष में होना चाहिए। इसीलिए रात के अंधेरे में 2-3 बजे कहीं ट्रक खाली बक्सा लेकर घुस गया स्ट्रांग रूम में, तो कहीं स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ा कि बिहार इस बार एक पैर पर खड़ा है, बिहार इस बार इस तरह का कोई भी काम होने नहीं देगा। क्या बिहार वाकई जो आज रात होने वाली है, इस रात को बिहार वाकई एक पैर पर खड़ा होकर अपने मत का हिफाजत कर पाएगा? कहीं सत्ता के 1000 हाथ पैर होते हैं,
उनके हाथ में मीडिया है, जिससे उन्होंने एग्जिट पोल के नाम पर एक पहले ही फील्डिंग कर दी है। और ये सारे एग्जिट पोल बिके हुए लोगों के थे, क्योंकि मैं भी अपना किस्सा साझा करूंगा आपसे कि हम भी तो 10 दिन वहां रहे, 15 दिन रहे, पहले बिहार 5 साल जाते रहे। बिहार के मन मिजाज को इतना तो हम समझते हैं। और जितना कई एग्जिट पोल की एजेंसियों के सैंपल साइज होंगे, उनकी जो मेथोडोलॉजी होगी, उनसे ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा बड़ा सैंपल साइज लेकर के हम अपना अनुभव भी आपसे अभी साझा करेंगे। लेकिन सोचिएगा कि एग्जिट पोल के बहाने ये किया क्या गया। ये किया ये गया है कि एक आपको मनोवैज्ञानिक हार दे दी जाए, इसीलिए क्या, ताकि उनके जो लोग लाठी लेकर के खड़े हैं, लाठी किसी पर चलाने के लिए नहीं, लाठी किसी पर चलाने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए। और जब मोबाइल है उनकी सबसे बड़ी लाठी, और उस मोबाइल को लेकर के जब उन्होंने कहा कि यह ट्रक घुसा कैसे, तो उनकी आवाज किसी पुलिस के बूट से, वर्दीधारी लोगों के आक्रोश से या शासन प्रशासन के निर्देश से क्या दबा दी जाएगी। एग्जिट पोल ने यह किया है। एग्जिट पोल ने पहले ही माहौल बीजेपी के पक्ष में बना दिया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बिहार के कितनी सीटों पर बीजेपी किस समीकरण से जीतेगी, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी यह तो तब भी नहीं हो पाया जब बीजेपी ने चिराग पासवान को हनुमान बनाकर नीतीश कुमार को हराने के लिए लगा दिया। तो चिराग पासवान अपने भले नहीं जीत पाए, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की तीसरी पार्टी बना दिए, और उसके बाद बीजेपी आरजेडी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और 70 से ऊपर सीटें ले आई। इस बार तो चिराग पासवान उन्हीं के साथ है, तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी। और सारे एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं कि जेडीयू की सीटें कम होंगी और बीजेपी की बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? लेकिन एग्जिट पोल ने आपको समझा दिया है, ताकि आज की रात को आप थोड़ी लापरवाही बरत दें, आप भी मनोवैज्ञानिक रूप से हार जाएं कि यार सारे एग्जिट पोल गलत कैसे होंगे। आपसे एक सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं कि ये सारे कहां से आ गए अचानक। इनमें से कितनी एजेंसियों के नाम आपने पहले सुने थे? कैसे इनको पता चल गया कि ये एग्जिट पोल करना है? और इस एग्जिट पोल को टेलीविजन चैनल लाइव टेलीकास्ट पूरे देश में इसको चला के माहौल बना देगा। और जाने कितने ऐसे एग्जिट पोल आए जिसमें महागठबंधन को 130 140 सीटें दे रहे थे। ये टेलीविजन चैनल वाले उस पर क्यों नहीं प्राइम टाइम शो कर रहे थे कि नीतीश जी तो गए, मोदी जी तो गए। इस तरह का थंबनेल बना करके किसी ने कोई शो किया क्या? क्योंकि उनको तो काम मिला था कि पहले नैरेटिव तैयार कर दो जमीन की, ताकि जो रात मतगणना के ठीक पहले वाली है, इस रात में वो सब कुछ किया जा सके जिससे एग्जिट पोल को सही साबित कर सके। और इसीलिए यह रात बिहार के लिए सामान्य रात नहीं होगी। बिहार के वे सारे लोग, बिहार एक राजनीतिक रूप से सजग है। जितना मैं बिहार में गया हूं, मैंने ये देखा है कि बिहार के बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित, उन तमाम लोगों में बीते दिनों फिर से वो चेतना आई है जो मंडल आंदोलन के दौर में बिहार में देखी जा रही थी। बिहार तो वो सामंती जगह रहा, पूरे गांव का वोट कोई एक सामंती डाल देता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। और मैं जंगल राज की कहानी सुनाने वालों को एक बात मैं कितनी बार बोला हूं कि मियापुर कांड हुआ था, जहां उसके ठीक बगल में सागरपुर गांव है, और साल 2000 में विधानसभा चुनाव में पासवान बिरादरी के लोग, दुसाद बिरादरी के लोग और पिछड़े अति पिछड़े यादव, ये सारे लोग मिलकर के एक फैसला लेते हैं कि हम चल करके वोट डालेंगे पहली बार। कब? साल 2000 में। तो उसके पहले कौन सा राज चल रहा था कि उनको वोट ही नहीं कभी डालने का मौका मिला? वो जंगल राज था कि नहीं था? सवर्णों की गुंडई को इस देश के मीडिया ने, एलीट वर्ग ने और कुलीन लोगों ने कभी गुंडई माना क्या? और वो लोग जब वोट डालने गए, हमला हो गया, मारे गए उसमें से बहुत सारे। 2000 में हुआ था, 25 साल पूरे हुए, मैं गया था उस जगह पे। बिहार बदल रहा है। बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के बीच आप अगर ये कहेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हम मान लेंगे, क्योंकि हमने देखा है नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो समाजवाद की पाठशाला से निकले हैं। कुर्सी के लिए भले ही वो बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन वो आरएसएस के नफरत की पाठशाला के व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार का चेहरा आज भी बीजेपी को मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अति पिछड़े समाज के बीच एक चेतना है, और वही अति पिछड़ा समाज इस बार ये देखा कि तेजस्वी क्या भाषा बोल रहे हैं, नौकरी देंगे।
पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई की बात करेंगे। अति पिछड़ा संकल्प पत्र घोषित किया कि कोई भी अत्याचार होगा तो एससी खड़ा होगा। अति पिछड़ा को टिकट, हिस्सेदारी, न्याय। तो वो जो पुराना नैरेटिव था कि ओबीसी में कुछ जातियों को बाकी जातियों से लड़ा दो, ये आरएसएस करता है, और बहुत सारे पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के कथित बुद्धिजीवी इसी ट्रैप में आकर के वो कहते हैं कि नहीं आरजेडी को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार उनके बीच में भी आया कि नीतीश कमजोर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही और इसके चलते इनका वोट शेयर बढ़ने वाला था। तो वो जो वोट शेयर अगर बढ़ेगा तो नीतीश कुमार का वोटर बीजेपी को पसंद तो अपनी पहली नहीं बनाता। अगर उसे देना होता तो पहले भी देता। और वो मिजाज से सोशलिस्ट है, वो मिजाज से संविधान को मानता है, और नीतीश कुमार में उसको यकीन होता है कि यार ये आदमी नफरत वाला आदमी नहीं है, बुलडोजर नहीं चलाया, इसने गुंडई नहीं होने दी, वो गुंडई जो सागरपुर बूथ पर वोट डालने नहीं देती थी, क्योंकि वो लालू प्रसाद के साथ मिलकर के राजनीति की पाठशाला में आगे बढ़े थे और वो जानते हैं कि लालू प्रसाद होने का मतलब क्या था। उन जातियों के बीच आत्मविश्वास भरना जिनको वही जंगल राज वाले कुछ नहीं समझते थे, खटिया पर बैठ, अरे कर्पूरी ठाकुर को कुछ नहीं समझा, जगदेव बाबू को नहीं समझा। तो नीतीश कुमार के मजबूत होने के वजह तो सामने दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामान्य समीकरणों से कहीं भी मजबूत होती तो दिख नहीं रही। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि इस तरह के नए समीकरण पूरे एग्जिट पोल के जरिए माहौल में बदल दिए गए। देखिए, एग्जिट पोल जब आता है तो उसका ये बात समझ में आती है कि उस बीच में बहुत सारे लोगों का करोड़ों रुपया इधर उधर होता है, बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है वो, और उस व्यापार के चलते ये सब किया जाता है। लेकिन एक चीज और मैं पहले भी बोला था, फिर से कह रहा हूं, हरियाणा में क्या हुआ, एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, फिर परिणाम जो आया उसमें बीजेपी जीत गई। एग्जिट पोल में जैसे ही ये हुआ वैसे ही अब वोट चोरी के मुद्दे में जब सामने आ गए तो हरियाणा में वो फंस गए कि भाई सारे एग्जिट पोल उन्हें जिता रहे थे, बीजेपी गांव में प्रचार करने नहीं घुस पा रही थी, हरियाणा में बीजेपी की रैलियों में उतनी भीड़ नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री की जिम्मी जिप कैमरे से आगे वाली रैली का कुछ तस्वीरें दिखा दी जाती थी। फिर भी सरकार किसने बनाया, बीजेपी ने। ऐसे ही बिहार के सारे दृश्य थे, प्रधानमंत्री की रैलियां, अमित शाह की रैलियां, मैनेज करके लाई गई भीड़, उसके अलावा बीजेपी के नेता जहां प्रचार करने जा रहे थे वहां का माहौल एक तरफ रखिए और फिर महागठबंधन की रैलियों का माहौल एक तरफ रखिए। उसके बाद जितनी जगह पर गांव में घुसने से रोका गया वो सारे कौन से नेता थे, किसके विधायक थे, किसके प्रत्याशी थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कोई भी प्रत्याशी था उसको तो जवाब भी तो देना था। 12 साल के केंद्र का जवाब, लगभग 17-18 साल राज्य में सरकार है उनकी, और इन तमाम समीकरणों के सामने सारे मुश्किल में घिर कौन रहा है, वही जो एग्जिट पोल में 150 से 60 सीटें ले आ रहा है। इस बात को लेकर के बिहार के लोगों को पहरेदारी करनी होगी। हिंदी के कवि ने कविता लिखी कि पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। किसकी छाया, किसके ऊपर छाया? ये लोकतंत्र के सामने एक मुश्किल का दौर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज की रात कोई सामान्य रात बिहार के लिए नहीं होने वाली। आप कल्पना करिए कि ट्रक घुस आया, फिर लोगों ने हल्ला मचाया, मोबाइल निकाल के कैमरा दिखा दिया कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। रात आज जो बिहार में होगी उसमें भी लाठियां एक तरह से तैयार हो रही होंगी, क्योंकि कोई और ट्रक कहीं से सज रहा होगा। हो सकता है भाई कल ट्रक घुस गया तो खाली बक्सा लेकर के, डीएम बता रही थी कि खाली बक्सा लेकर के गया, तो इस बार भी कुछ और बक्सा लेकर के जाएगा। दिन में तो ये सब काम हो नहीं पाते, दिन में चुनाव आयोग इस तरह से काम कर नहीं पाता। इसलिए आज की रात फैसले की रात है, आज की रात इम्तिहान की रात है और बिहार के मुस्तकबिल को तय करने की रात है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि वही बिहार चुनाव है जिसे भूलिएगा मत। पहलगाम पर आतंकी हमला, उसके बाद भारत में लौटे जब विदेश से प्रधानमंत्री, तो देश को संबोधित नहीं किया, पहले मीटिंग वीटिंग ये वो करके सीधे बिहार के मधुबनी आए थे। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम जो घोषित था, विदेश दौरा कैंसिल हो गया, छोड़ के बीच में आ गए, लेकिन बिहार का दौरा कैंसिल नहीं हुआ। अंग्रेजी में भाषण देकर के बिहार से उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि हम आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है,
कोई भी चीज हुई तो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। दिल्ली के लाल किले के सामने विस्फोट हुआ है, 1 दर्जन लोग से ज्यादा मारे गए। क्या है ये? किसका फेल्योर है? और क्या है इसका? गृहमंत्री अमित शाह इसमें इंटरेस्टेड कम है। वो अपना एजेंसीज काम कर रही होंगी, देश को भी इंतजार है, और ऐसी हर घटना में हम लोग देश के साथ खड़े होते हैं। ऐसी हर घटना की मजम्मत होनी चाहिए, रोका जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि पहले जब आप मुख्यमंत्री थे तब तो आप बाएं फला करके प्रधानमंत्री की विफलता है, इस्तीफा दें गृहमंत्री। और अब गृहमंत्री क्या बोल रहे हैं? हम इस्तीफा नहीं देंगे, बदला लेंगे। अच्छा, पहले वालों से काहे मांगते थे? तब वो बदला नहीं लेते थे। इसका मतलब यह है कि बिहार की अहमियत बीजेपी के लिए क्या थी। ये वही बिहार है जहां मधुबनी में प्रधानमंत्री पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंग्रेजी भाषण करने गए। अब समझ रहे हैं बिहार में चुनाव का मतलब? ये वही बिहार है जहां लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन एसआईआर सबसे पहले बिहार पर थोपा गया। एसआईआर होता पूरे देश में एक साथ होता, बिहार पर थोपा गया। या जहां चुनाव हो गए थे वहां से शुरू होता। बिहार के चुनाव की अहमियत समझ रहे हैं ना? उसके बाद एक समीकरणों के तहत कितने लोग जोड़े गए, कितने लोग नाम काटे गए, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, फिर भी उधर उधर किया, फिर भी कई लाख लोगों के वोट कट गए, फिर भी वोट परसेंटेज बढ़ गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो हमारा बढ़ा है। कैसे? भाई, सरकार में आप हो, जब भी कई इस तरह का मतदान होता है तो उसकी ज्यादा संभावना इस बात की होती है कि रोटी पलटने के लिए होता है। इसलिए यह जो रात है वो फैसले की रात है, इम्तिहान की रात है। बिहार अगर वाकई एक पैर पर खड़ा होकर के अपने मताधिकार के प्रयोग को, मतगणना को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान से हासिल इस अधिकार को बचा पाता है, फैसला हो, न्यायप्रिय हो, और न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अगर इनके पक्ष में कल परिणाम गए तो फिर ये और लाठियां चलाएंगे और तमाम चीजें होंगी, 1000 चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई हल्के में ले तो ये जाने कि ये पार्टियां तोड़वा सकती है, जीते हुए चुनाव हरवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। नोटबंदी से आतंकवाद रुका हो या ना रुका हो, काला धन आया हो ना आया हो, भाजपा की पूरे देश में ऑफिस बन गई। और सबसे बड़ा संदूक जो होता है, जो सांसद विधायक खरीदने में इस्तेमाल किया जाता है, वो भाजपा के पास है, और उसका एक हिस्सा टेलीविजन चैनलों को दे दिया गया है। इसलिए जैसे ही आप सवाल उठाएंगे आपको कहा जाएगा कि आप तो रो रहे हैं, हार रहे हैं इसलिए रो रहे हैं। बिहार वालों, क्या वाकई रो रहे हो आप? सोचना इसको। इसलिए कह रहा हूं कि इम्तिहान की रात है। बाबा साहब के संविधान को हाथ में लिए रहना, संविधान ही रास्ता दिखाएगा। और जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अगर तादाद ज्यादा होगी तो आपकी आवाज दमदार होगी। हिफाजत कर लेना अपने वोट की, हिफाजत करना बाबा साहब के संविधान की, हिफाजत करना इस देश के लोकतंत्र की। बाकी कल फैसला आ ही जाएगा कि क्या होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।